स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है सबक। गांव के एक छोटे से घर में निर्मला देवी अकेले ही रह रही थीं। उनका बेटा राजेश और बहू नीतू कई साल पहले गांव छोड़कर शहर में बस गए थे। निर्मला देवी अपने बेटे को हर दिन याद करती और इंतजार करती कि शायद कभी वो आएगा, उन्हें अपने पास ले जाएगा, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन राजेश ने कभी कोई सुध नहीं ली। निर्मला देवी ने अपनी जिंदगी का लंबा समय इस इंतजार में गुजार दिया था कि एक दिन उनका बेटा लौटेगा और उनके साथ रहेगा। एक दिन अचानक से राजेश और नीतू घर पर आए। निर्मला देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने सालों बाद अपने बेटे और बहू को देखना उनके लिए किसी सपने जैसा था। जैसे ही उन्होंने राजेश को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए और वह गले लगाने के लिए उनकी ओर बढ़ी। राजेश ने भी उन्हें हल्का सा गले से लगाया, लेकिन उसके व्यवहार में वह गर्मजोशी नहीं थी जो एक बेटे में होनी चाहिए। मां, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, राजेश ने कहा, थोड़ी बनावटी मुस्कुराहट के साथ। निर्मला देवी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगी कि शायद अब उनका बेटा समझ गया है कि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करना कितना जरूरी है। उन्होंने सोचा, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, मेरा बेटा और बहू मेरा ख्याल रखेंगे। आखिरकार बेटे को अपनी मां की जरूरत का एहसास हो ही गया। नीतू ने भी हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मां जी, शहर में आपको आराम से रखेंगे। वहां आपके लिए एक अलग कमरा है। वहां पर आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। निर्मला देवी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े और जरूरी सामान पैक किया और खुशी खुशी अपने बेटे और बहू के साथ चल दी। रास्ते में वह पूरे जोश से पुराने दिनों की बातें कर रही थीं। कैसे उन्होंने राजेश को पाला, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी। राजेश और नीतू उनकी बातों को बस चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन्होंने अपनी मां की बातें अनसुनी कर दी और निर्मला देवी भी यह देख नहीं पाई कि उनके बेटे की आंखों में कोई अपनापन नहीं था। वह बस अपने सपनों में खोई हुई थी, यह सोचकर कि अब उनका अकेलापन खत्म हो जाएगा और उन्हें अपने बेटे के साथ बुढ़ापा बिताने का मौका मिलेगा। निर्मला देवी के लिए यह सफर बहुत खास था। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उनका जीवन फिर से खुशनुमा हो गया हो। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या सफल हो गई और अब वह अपने बेटे और बहू के साथ बाकी की जिंदगी आराम और खुशी से बिता पाएंगी। निर्मला देवी जब शहर में अपने बेटे के घर पहुंची तो उन्होंने बड़े ध्यान से उस घर को देखा। घर भव्य था, हर तरफ चमक दमक थी और दिखने में बहुत खूबसूरत था। निर्मला देवी ने सोचा कि उनके बेटे ने काफी मेहनत से यह सब हासिल किया है और उनका दिल गर्व से भर गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके दिमाग में यह उम्मीद थी कि वह अब एक नए और स्नेह भरे माहौल में रहेंगी। लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां कोई आत्मीयता या अपनापन नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। मां, आपका कमरा इस तरफ है, राजेश ने ठंडे लहजे में कहा और उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गया। वह कमरा बाकी घर के मुकाबले काफी साधारण था और वहां जरूरत का बस एक पलंग और एक अलमारी थी। निर्मला देवी को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह शुरू का बदलाव है और आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बहू नीतू ने एक अजीब सा निर्देश देते हुए कहा, मां जी, यहां सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लीजिएगा। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप हमारे काम में मदद करेंगी। निर्मला देवी चौंक गई। उन्होंने सोचा था कि यहां वह आराम से रहेंगी, लेकिन यह सुनकर उनके मन में हल्की बेचैनी पैदा होने लगी। बहू के इन शब्दों में अपनापन कम और आदेश ज्यादा था। राजेश ने कहा, मां, यहां काम वालियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। आपको हमारे काम में हाथ बंटाना होगा। निर्मला देवी को अब साफ समझ में आने लगा कि उनके बेटे ने उन्हें अपने पास रखने का फैसला उनकी देखभाल के लिए नहीं, बल्कि अपने काम करवाने के लिए किया है। वह चुपचाप इस बात को समझते हुए सब कुछ सुनती रही, लेकिन उनके मन में निराशा की एक गहरी लहर दौड़ गई। कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और बस अपनी किस्मत को स्वीकारते हुए
मन ही मन अपने हालात को स्वीकार करने की कोशिश करने लगी। अगले दिन से निर्मला देवी का असली संघर्ष शुरू हुआ। सुबह होते ही नीतू ने उन्हें रसोई में काम करने के लिए बुला लिया। वह आधी नींद में ही उठकर रसोई में पहुंची और वहां नीतू ने उन्हें झट से एक लंबी सूची पकड़ा दी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम की चाय नाश्ता सब उनकी जिम्मेदारी बन चुका था। माँ जी, हम दोनों काम पर जाते हैं तो घर का सारा काम आपको ही संभालना पड़ेगा। वैसे भी आप तो गांव में भी यही करती थी, तो यह क्या दिक्कत है? नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक तंज छुपा हुआ था। निर्मला देवी ने मन ही मन सोचा, मैं तो यहां इस उम्मीद से आई थी कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन यहां तो मुझे नौकरानी की तरह काम करवाने का इरादा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने काम में जुट गई। दिन भर काम करते करते उनकी कमर दर्द से अकड़ गई। सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम, सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ उन्हीं के जिम्मे था। उन्हें थोड़ी भी फुर्सत नहीं मिलती थी। जब कभी थक कर बैठना चाहती तो नीतू कोई नया काम बताकर उन्हें फिर से खड़ा कर देती। शाम को जब राजेश और नीतू घर आते तो निर्मला देवी के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक आ जाती। लेकिन राजेश उन्हें देखकर एक औपचारिक मुस्कान से ज्यादा कुछ नहीं देता और नीतू तो जैसे उन्हें देखती ही नहीं। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न रहते और निर्मला देवी को घर में मानो एक अदृश्य दीवार मान लेते थे। निर्मला देवी की आंखों में निराशा और थकावट साफ झलकने लगी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कुछ दिन बाद चीजें बदल जाएंगी। वह अपने दिल को तसल्ली देती रही, लेकिन उनके मन में अब धीरे धीरे संदेह और आक्रोश पनपने लगा था। इसी बीच एक दिन निर्मला देवी ने महसूस किया कि राजेश और नीतू अक्सर आपस में किसी बात पर फुसफुसाकर हंसते हैं और उन्हें देखकर अचानक चुप हो जाते हैं। उनके मन में एक अनजाना डर और संदेह उठने लगा कि शायद उनके साथ कुछ बहुत बड़ा छल हो रहा है। कुछ हफ्ते इसी तरह गुजर गए और निर्मला देवी का स्वास्थ्य भी इस अत्यधिक काम और थकान की वजह से कमजोर पड़ने लगा था। उनके बेटे और बहू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि नीतू ने तो उन पर और ज्यादा काम डाल दिया। अब उन्हें न सिर्फ घर के काम, बल्कि नीतू के कपड़े प्रेस करना और राजेश के दफ्तर के कुछ छोटे मोटे काम भी करने पड़ते थे। एक शाम जब नीतू बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने निर्मला देवी से कहा, माँ जी, आज घर के सारे काम खत्म करके मेरे और राजेश के लिए रात का खाना बनाकर सो जाना। हमें देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप सोने से पहले कुछ भी अधूरा छोड़ें। उसकी आवाज में मानो आदेश का पुट था और निर्मला देवी के लिए जैसे यह दिन रात की बेगारी उनकी नियति बन चुकी थी। निर्मला देवी ने धीरे धीरे महसूस किया कि उनके बेटे और बहू का मकसद उन्हें सहारा देना नहीं था, बल्कि अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना था। वह दिन भर घर में खटती और बदले में न तो उन्हें सम्मान मिलता, न ही प्यार। उनकी हालत नौकरानी से भी बदतर हो गई थी। इसी दौरान एक दिन जब राजेश और नीतू घर पर नहीं थे, निर्मला देवी ने उनके कमरे में एक नोटिस देखा जो आधा खुला पड़ा था। उसमें लिखा था कि घर के कर्जे की किस्त चुकाने का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने देखा कि उन दोनों के ऊपर काफी कर्ज था और हालात बिगड़ते जा रहे थे। उन्हें समझ में आने लगा कि शायद इस कर्ज को चुकाने में असमर्थता के चलते ही उन्होंने उन्हें यहां बुलाया है, ताकि पैसे बचाने के लिए कामवालियों की जगह उन्हें इस्तेमाल कर सके। अब उनके मन में आक्रोश और बेबसी दोनों ही बढ़ गए। वह जान गई कि उनका बेटा और बहू उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए ले आए थे। यह सोचकर उनका दिल टूट गया और अब उन्होंने तय कर लिया कि वह इस अन्याय को यूं ही नहीं सहेंगी। उनके अंदर का गुस्सा अब बदले की आग में बदलने लगा था। निर्मला देवी ने अब अपनी हालत को बदलने का मन बना लिया। उन्होंने सोचा कि अब बेटे और बहू को सबक सिखाने का समय आ गया है। एक दिन जब नीतू ने उन्हें सुबह जल्दी उठकर काम पर लगा दिया और खुद राजेश के साथ बाहर निकल गई, तो निर्मला देवी ने अपने पास पड़ोस के लोगों से कुछ बातों का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने आसपास की कुछ महिलाओं से बात की और धीरे धीरे उन्हें घर के हालात के बारे में जानकारी दी। पड़ोसियों ने उनकी बात सुनकर सहानुभूति जताई
और एक महिला ने कहा, माँ जी, यह तो बहुत गलत बात है। पुलिस में शिकायत कर दीजिए। ये आपको नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं। निर्मला देवी को इस पर थोड़ा हिचकिचाहट हुई, लेकिन अब उनके मन में बदले की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने फैसला कर लिया। अगले दिन जब नीतू और राजेश दोनों घर पर थे, निर्मला देवी ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस घर आई और राजेश और नीतू से कड़ाई से पूछताछ करने लगी। पहले तो दोनों ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन निर्मला देवी ने सारे सबूत और अपनी आपबीती पुलिस के सामने रख दी। राजेश और नीतू की पोल खुलते ही पुलिस ने उन्हें अपने साथ थाने ले जाने का आदेश दिया। पड़ोस के लोग भी यह सब देखकर हैरान थे कि जिस मां को इन्होंने नौकरानी समझ रखा था, उसी ने उनके खिलाफ ऐसा कदम उठाया। जाते जाते निर्मला देवी ने कड़े शब्दों में कहा, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन तुम दोनों ने मेरी ममता का अपमान किया। आज से तुम मेरे बेटे बहू नहीं हो। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मेरी खुददारी ही मेरे लिए काफी है। पुलिस के साथ राजेश और नीतू जब घर से निकल रहे थे, तो उनके चेहरे पर अफसोस और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। निर्मला देवी ने अपनी आखिरी हंसी के साथ उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि आखिरकार उन्हें इस अन्याय से मुक्ति मिल गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कहानी को लाइक करें, अपने परिवार व दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग अपने विचार हमें कमेंट्स के द्वारा भेज सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूले, ताकि आप लोगों तक हमारी कहानी सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।